जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम भाग 2 की जो लास्ट क्लास थी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं हम पॉलिटी का भाग 3। क्या है सामने लिखा हुआ आपका भाग 3, जो कि आर्टिकल आपका 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमें पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप सामने लिखा हुआ देख पा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी पर्सनल पर लगाया जाता है, ठीक है। जिसको घूमने की आजादी, जिसको चलने फिरने की आजादी, जिसको बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी, सभी आजादी दी जाती है किसमें? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में। अगर मान लो किसी से मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे तो उसकी जिंदगी नहीं जेल बन जाएगी। जेल में आपके 90% अधिकार छीन लिए जाते हैं। वहां पर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं होती। खाना तो आपको दिया जाता है, टाइम से दिया जाता है। ज्यादा बोल नहीं सकते, किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते। आपके घर वालों से भी अगर मिलवाया जाएगा तो उनकी इजाजत पर ही मिलवाया जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो ये मौलिक अधिकार होते हैं ये किसी पर्सनल पर लगते हैं, किसी पर्सनल पर्सन पर लगते हैं, विशेष व्यक्ति पर लगते हैं जो कि किसी देश में रहता है। जैसे कि हमारे देश के रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके सबके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। वो अपनी मर्जी से देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। वो अलग बात है, जहां कंटेनमेंट जोन होगा वहां पर वो नहीं जा सकते, ठीक है। एक अलग पर्सन पर लगते हैं, अलग व्यक्ति पर लगते हैं, इसी कारण इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, नैसर्गिक बोला जाता है। यानी कि ऐसे अधिकार जिससे कोई आपका रिश्तेदार नहीं छीन सकता, आपका परिवार नहीं छीन सकता, यहां तक कि सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, उसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये चलता है, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में स्रोत कहां से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार लिए किस देश से गए, तो आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं अमेरिका से। कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। अब देखिए, ये चीज तो समझ ली कि भाई मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, स्रोत कहां से है? अमेरिका से है। अब इसमें बात कुछ ये आ जाती है कि भाई कुछ समय के लिए अगर इसको सस्पेंड करना पड़े, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, लॉकडाउन में लोगों को घर से निकलने की आजादी नहीं थी। अगर वो कहने लगते कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें क्यों रोक रहे हो, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए। या मान लो ऐसा है गलवान घाटी में युद्ध छिड़ने वाला और आप जाओ घूमने के लिए, हम भी देखेंगे गलवान घाटी कहाँ है, चलो भाई मारेंगे पकड़ कर वहां और मारकर घर और छोड़ करके जाएंगे, चलो बेटा पड़े रहो यहीं पर, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसको निलंबित करने की बात अगर आए, कुछ समय के लिए सस्पेंड करने की अगर बात आए, तो राष्ट्रपति करेंगे उसको, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि भाई कुछ समय के लिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे कि मान लो सीमा पर युद्ध छिड़ने वाला और हम यहां करेंगे हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, ये गलत है भाई। सरकार को पहले उनसे निपटने दो, उसके बाद ही तो हमें नौकरी देंगे वो। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसी चीज को, किसी अधिकार को पूर्ण रूप से अगर प्रतिबंध करना होगा, तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कौन करेगा? संसद करेगी। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा था, वो 3 शब्दों के साए में और महिलाओं के अधिकारों को छीन ले रहा था, उसको खत्म किया गया। खत्म होना जरूरी था। उससे देखो, कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही, वो सही है, ठीक है ना। और क्यों सही है, कितना सही है, ये सब इसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, आप अच्छे से देख लेना। क्योंकि तलाक बिद्दत खत्म किया गया है, तलाक हसन और तलाक अहसन खत्म नहीं किया गया है। क्योंकि तलाक का रहना भी जरूरी था। रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऐसे भी खच्चर लड़के हैं, ऐसे भी खचरे लड़के हैं जिनके साथ कितनी भी बढ़िया, कितनी भी अच्छी लड़की की शादी कर दो वो नहीं रह सकते। या ऐसी भी लड़कियां हैं, कितने भी अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी कर दो वो नहीं रह सकती। तो इसका रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। कभी कभी हो जाता है कि गलती इंसानों से होती है। ऐसा तो नहीं कि भाई एक बार जिसके साथ शादी हो गई तो चाहे खराब है, गलत है, इसी के साथ रहना है, ठीक है भाई। नहीं निभाया जा रहा तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी प्रावधान है, हमारे संविधान में प्रावधान है, आप अलग हो सकते हो, लेकिन तरीके से, ठीक है। उसके लिए तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है, तलाक हसन और तलाक अहसन को खत्म नहीं किया गया है। उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। हम बात कर रहे थे अगर प्रतिबंध लगाया जाए किसी पर, तो क्या कौन लगाएगा? संसद लगाएगी। अब बात यह है कि भाई संसद में बैठी है सरकार, क्या प्रतिबंध लगा सकती है? किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप सरकार का विरोध ही नहीं करोगे, तब तो हम मारे जाएंगे कि फिर तो सरकार हम जो मर्जी होगी वो करती रहेगी।
जनता का हनन करती रहेगी सरकार। अब उसके लिए भी कह दिया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का सरकार भी हनन कर रही है तो उसको लेकर के आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, वहां से इंफोर्स कर सकते हो, वहां पर वाद योग्य है, ये वाद विवाद वहां पर जाकर के आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो मौलिक अधिकारों का रक्षक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो सरकार के हाथ में है प्रतिबंध लगाना, तो सरकार तो प्रतिबंध लगा सकती है कि आप सरकार का विरोध ही नहीं करोगे, फिर इस पे तो सरकार की जो मर्जी होगी करती रहेगी, जमीनें छीन लेगी, हमारा कुछ भी कर लेगी सरकार, या कोई भी विधायक आकर के हमें मारने पीटने लग जाएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, उसका हम विरोध ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी बोला गया है कि आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहां पर जा सकते हैं आप, अपने मौलिक अधिकारों के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। वाद योग्य है कि क्यों किया, ऐसे किया, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ हम कर सकते हैं। वाद विवाद जाकर के हम कोर्ट में कर सकते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 12 को। चलिए, हो गया। अब देखिए आर्टिकल 12 पढ़ने से पहले एक चीज हमें यहां पर पढ़ लेनी है कि भाई इस समय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, सभी को मालूम होगा। ठीक है, पहले 7 थी लेकिन अब कितनी है? 6 रह गई है। ठीक है ना, अब कितनी रह गई है? 6, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 है ना, उसको जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 K में कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसे आपका पड़ोसी छीन रहा है तो आपको मिलेगा, सरकार दिलाएगी या न्यायालय दिलाएगा। आपके पिताजी छीन रहे हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आपको कोई भी छीन रहा है, मिल जाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कभी भी आपसे आपकी संपत्ति को ले सकती है, उसको कहते हैं कानूनी अधिकार। जैसे कि सड़कों का चौड़ीकरण होता है, सड़कें बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी के खेत में नहर निकल रही है तो कोई जाकर के एकदम न्यायालय पहुंच जाए कि हम खेती ही नहीं देंगे अपनी, तो इससे तो देश का विकास ही नहीं होगा। या कहीं सड़क बनाई जा रही है, कोई कहेगा कि हम अपनी जमीन नहीं दे रहे सड़क बनाने के लिए, इससे देश का विकास ही नहीं होगा, तो उसके लिए बोल दिया गया कि ये कानूनी अधिकार है। आपका पड़ोसी आपसे छीन रहा है तो आपको मिलेगा, आपका बाप आपसे छीन रहा है आपको मिलेगा, आपका भाई आपसे छीन रहा है आपको मिलेगा। लेकिन अगर सरकार आपसे आपकी जमीन ले रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल मुआवजा मिलेगा, जिसको बोलते हैं मुआवजा। जो रेट चल रहा होगा उसी रेट के आपको पैसे जमीन के मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है, आपको बोल दिया गया, बता दिया हमने। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानून संपत्ति का मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में 300 K में जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो हमारे समता समानता का अधिकार है, उसको बाद में बात करेंगे, पहले आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में क्या, यहां पर आपको संविधान की भाषा को समझना। संविधान यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ही नहीं, संविधान यहां पर बोलेगा ही नहीं आपको केंद्र सरकार, बिल्कुल भी। संविधान क्या बोलेगा यहां पर? स्टेट, राज्य। मतलब अब राज्य का मतलब किसी एक राज्य को नहीं बोल रहा है कि केवल यूपी को, केवल बिहार को या केवल तमिलनाडु को ही नहीं बोल रहा है, केवल एक राज्य को नहीं बोल रहा है, सभी राज्यों को बोल रहा है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। हाँ, ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि मौलिक अधिकार मजबूत हो सके या देश का विकास हो सके, ऐसा कानून कोई भी सरकार बना सकती है। अब इसमें मतलब केवल राज्य सरकार ही नहीं, आर्टिकल 12 में केवल राज्य सरकार ही नहीं लिखा हुआ, तो स्टेट होगा, लेकिन केवल राज्य सरकार नहीं, वो बोल रहा है कि केंद्र सरकार भी अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है जिससे कि देश का विकास हो और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना होता। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें? स्टेट यानी कि राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। हनन का मतलब भाई किसी कुछ ज्यादा
परेशान ना किया जाए, यानी कि किसी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको दबाया ना जाए, हनन होता हो। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टेट राज्य सरकार कौन कौन सी सरकार हो सकती है भाई? इसमें सेंट्रल भी हो सकती है, कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। लोकल अथॉरिटी मतलब समझ रहे हो? लोकल अथॉरिटी मतलब यानी कि जैसे कि गांव है तो गांव में होता है ग्राम प्रधान, या शहर है शहर में होता है मेयर या पार्षद होता है। ये भी लोग भी तो अब इन लोगों की कौन से कानून बना सकते हैं ये? अब देखो, मान लो इस साइड चचा का घर है, इस साइड दूसरे भाई का घर है। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने घर के इस तरह से छज्जे मिला लिए और नीचे से सड़क निकल रही है। अब कोई आया बड़ा ट्रक भर के, वो सबको ले जाएगा, दूसरों को तो परेशानी होगी। अब इस सब को देखने के लिए सरकार तो आएगी नहीं, गली गली घूमेगी नहीं सरकार, तो सरकार के सांसद तो गली गली नहीं घूमेंगे ना कि भाई देखो किसका घर गलत बना हुआ है, किसका नक्शे के हिसाब से ठीक नहीं है बना हुआ। तो उसके लिए कौन है? लोकल अथॉरिटी है। गांव है तो ग्राम प्रधान है, शहर है तो मेयर है, पार्षद है। ये सभी लोग इसको देखेंगे कि भाई कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इस सब के लिए कौन है? ग्राम प्रधान है। अब इनको भी तो लोकल अथॉरिटी देगी, किसके द्वारा? आर्टिकल 12 के द्वारा। कि आप देख सकते हो गांव में जाकर के ऐसा, या अपने शहर में जाकर के कोई गलत काम को तो नहीं कर रहा है। जैसे कि शहर में छोटी छोटी गलियां रहने देते हैं, कोई गली होती है दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, उसके आगे ले जाकर के कोई आदमी बहुत बड़े स्लैब निकाल लेता है, उस पर अपनी सब्जियां रख के बेचता है, कोई अपना काउंटर रखे बैठा है, दूसरों को निकलने में परेशानी होती है, एक बाइक खड़ी कर देता है आगे आकर के, छोटी सी गली बचती है, निकलते चले जाओ यहाँ से। उसके बाद अगर कोई कहे भी तो उससे लड़ने के लिए आ जाता है। ऐसा करते हैं लोग बहुत ज्यादा। तो उसके लिए भी क्या? लोकल अथॉरिटी है, या ONGC है, या इलेक्ट्रिसिटी है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली घर वाले होते हैं, जो बिजली का बिल है उनको देखना, चेकिंग करने के लिए आते हैं ना। तो अब ऐसा थोड़ा ही ना है कि भाई वो चेकिंग करने के लिए आएंगे नहीं, आपने मीटर लगाया नहीं, वहां तार से इस तरह से लगाई अपनी डोरियां या अपने वायर लगाए और लगा करके बिजली चोरी करना शुरू कर दो, तो वो चेकिंग करेंगे ना, जरूर फाइन भी मारेंगे आपके ऊपर। या ONGC है तेल कंपनी, वो भी अपने अलग नियम बना सकती है, लेकिन किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन इसमें नहीं होता हो। यह है आपका आर्टिकल 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों को छोटा कर दिया जाएगा। कब? अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण का मतलब होता है छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। ठीक है, अल्पीकरण या असंगत, असंगत भी। ठीक है, अल्पीकरण यानी कि आपके मौलिक अधिकारों को उस समय छोटा कर दिया जाएगा जिस समय देश को इसकी जरूरत होगी। जैसे कि मान लो हम फिर से बार बार उदाहरण दे रहे हैं आपको गलवान घाटी का। गलवान घाटी में युद्ध छिड़ने वाला था और आप कहो कि हमें घूमने फिरने की आजादी, हम यहीं घूमेंगे। अब दूसरों को परेशान कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप वहीं पर घूमने जाओगे तो जो हमारे जवान है उनको गोलियां अगर चलानी है तो उन्हें को डर लगेगा ना कि अपने आदमियों पर गोली ना चल जाए। वो किस तरह से उनको परेशान करोगे आप? तो वहां आप नहीं जा सकते, कंटेनमेंट एरिया में नहीं जा सकते। यहाँ पर आपका अल्पीकरण हो गया, यहाँ पर आपका जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, जिसको बोलते हैं डेरोगेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डेरोगेशन, शायद डेरोगेशन बोलते हैं। ठीक है, असंगत। उसके बाद इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कि असंगत हो सकता है। डेरोगेशन होता है अल्पीकरण, असंगत हो सकता है। असंगत क्या? जैसे कि कोरोना आया था। ठीक है, अब इसका पता नहीं था कि किसी को कितनी भयंकर बीमारी है, इतनी भयंकर बीमारी आ सकती है। अब ऐसे में क्या सबको बोल दिया गया कि आप अपने घर में रहोगे। हालांकि बहुत सारे लोगों पर लाठियां पड़ी थी। अब क्यों निकल रहे भाई घर से, जब तुमसे बोल दिया गया है। खाना भी शहर में तो घर घर बांटा गया था। बहुत सारे लोगों ने ये अच्छा काम किया है, घर घर जाकर के भूखे लोगों को खाना खिलाया है, सब काम किए। ठीक है, तो क्यों निकल रहे थे जबरदस्ती बाहर भी घूमने के लिए? ठीक है, तो नहीं निकलना चाहिए था ना। तो ऐसे में क्या, असंगत स्थिति अगर ऐसी आ जाए तो उसमें भी आपके मौलिक अधिकारों को छोटा कर दिया जाएगा। अब इसी में बोल दिया गया है कि ऐसा कानून जो यानी कि संविधान बनने से पहले बना हुआ था। ठीक है, संविधान बनने से पहले बना हुआ था, या ऐसा कानून जो संविधान के बाद में भी बना, लागू रहेगा अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन ना करता हो। आर्टिकल 13 में साफ साफ कहा गया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद के
सब कानून लागू रहेंगे अगर वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना करते हो, अगर वो देश के लिए जरूरी है तो। जैसे कि आईपीसी की धारा 511 धाराएं आईपीसी की 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, अब तक हमारे देश में चल रही हैं। ठीक है, सभी धाराएं अब तक हमारे देश में चल रही हैं। सीआरपीसी की सभी धाराएं अब तक हमारे देश में चल रही हैं। ठीक है, तो ये बोल दिया गया कि अगर संविधान बनने से पहले का भी अगर ऐसा कोई कानून है जो देश के लिए जरूरी है और किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, मौलिक अधिकारों को दबाया नहीं जा रहा है, तो देश में लागू रहेगा। और संविधान के बनने के बाद में भी अगर कोई कानून ऐसा बनता है तो भी देश में लागू रहेगा। जैसे कि नई नई सरकारें आती हैं, नए नए कानून बनाती हैं और वो देश में लागू रहते हैं। ठीक है, ये था आर्टिकल 13 आपका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं उसके बाद आगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने मौलिक अधिकारों की। हम बात कर रहे थे कि मौलिक अधिकारों की जो संख्या प्रारंभ में थी, यानी कि मूल संविधान में थी, 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हमारा आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 है, जो कि संपत्ति का अधिकार को दर्शाता है, उस अधिकार को 1978 में हटा करके आर्टिकल 300 क्या में डाल दिया गया, उसको बोल दिया गया कानूनी अधिकार। और बोल दिया गया कि अब तेरी संपत्ति को तेरा बाप छीन रहा है तो तुझे हम दिला देंगे, और भाई तेरा पड़ोसी भी छीन रहा है तो हम तुझे दिला देंगे, कोई भी छीन रहा है दिला देंगे, लेकिन अगर सरकार तुझसे तेरी संपत्ति ले रही है तो तू कुछ नहीं कर सकता, केवल अपना मुआवजा मांग सकता है, यानी कि केवल अपना पैसा मांग सकता है, उसका जो रेट चल रहा होगा। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए लेकर के आप न्यायालय में नहीं जाओगे कि हमारा मौलिक अधिकार दिलवाओ, हमारा संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा है। 1978 से पहले था लेकिन अब नहीं रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। देखिए, समता या समानता का अधिकार अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक जाता है। कितने तक? 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से शुरू हो जाएगा 14 से और 18 तक चला जाएगा। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 18 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 18 में 2 पॉइंट आते हैं, जिनमें पहले पॉइंट में लिखा होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया कि चलो ठीक है भाई, कानून के समक्ष समानता, हाँ मतलब कोई भी कानून अगर बनेगा भारत में, अगर कोई भी कानून बनेगा तो उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है, चाहे कोई अपने आप को चौधरी कहता हो, चाहे कोई अपने आप को कुछ भी कहता हो, सबके ऊपर कानून बराबर लगेगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये बड़ा है तो इसको कम कानून, इसके ऊपर थोड़ी कम सजा लगाओ, ये छोटा है तो इसके ऊपर थोड़ी ज्यादा सजा लगाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबके ऊपर कानून बराबर होगा। अब इस पर ही अमेरिका ने कहा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं शारीरिक तौर पर क्या होती हैं, पुरुष से थोड़ी कमजोर होती है, फिजिकल तौर पर थोड़ी कमजोर होती है, मानने वाली बात है। ठीक है, अब यही देखो, किसी महिला की शादी हो जाती है ना, तो उसे अगर थोड़ा सा भी बुखार आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर फीवर हो जाए तो चारपाई पकड़ लेती है, आराम से बिस्तर पर लेटती है। ठीक है, कि हमारे बस की नहीं हो, कुछ नहीं होगा। पुरुष को अगर बुखार भी है, अगर उसको फीवर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में पसीना आएगा तो ठीक हो जाएगा। महिलाओं की भी नहीं होगा, अगर वो बशर्ते कि अपने मैके में हो, मैके में होंगी तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला। अगर 100 डिग्री भी टेम्परेचर है उनका, अगर 100 डिग्री फीवर है तो कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ होता है ससुराल में आने के बाद। ठीक है, महिलाओं को मैके में कुछ नहीं होगा। देखिए, तो उस पर कहा गया कि भाई महिलाओं को जो थोड़ी सजा है थोड़ी कम होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो फिजिकल तौर पर थोड़ी कमजोर होती है। तो उनके लिए बोला गया कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण।
कानून का समान संरक्षण, यानी कि सजा तो जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि भाई किसी महिला ने कोई अपराध किया और उसको सजा देंगे ही नहीं कि आप कमजोर हो, आप महिला हो, आपको छोड़ दिया जाएगा। सजा तो जरूर मिलेगी लेकिन थोड़ी कम मिलेगी, ठीक है, थोड़ी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब देखो जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाग जाते हैं घर से और उसके बाद जब उन्हें पकड़ के लाया जाता है तो लड़की क्या बोलती है कि मुझे बहला फुसला के ले गया। अब उससे पूछो जब तू भागी थी तो मुझे बहला फुसला के ले गया था कि चलो चॉकलेट खाने के लिए चलते हैं, वहीं से लेकर के तुझे निकल गया कि थोड़ा और दूसरी जगह जाकर के खाएंगे, ठीक है। वो बाद में किसी के कहने पर जाकर ऐसा बयान देती है, ऐसा तो नहीं होता, उसकी भी खुद की पूरी भागीदारी होती है उसमें। जब जाती है मत भागा करो, ठीक है, लड़कों से बोल रहे हैं कि मत भागा करो, आप ही पिटोगे, वो नहीं पिटेगी, वो तो घर बैठा ली जाएगी और साथ में ये और कह देगी कि मुझे बहला फुसला के ले गया, ठीक है, और भैया मुझे डरा के ले गया, डरा धमका करके ले गया, पिटोगे आप, जिंदगी आपकी खराब होगी। तो मत किया करो ये सब, कोई जरूरी नहीं है भाई, पढ़ लो, ठीक है। जब पढ़ लोगे ना तो मन चाहा प्यार भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वशीकरण वाले कुछ नहीं करेंगे, मन चाहा प्यार अपनी मर्जी से मिल जाएगा जब नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। वरना आपने देखा होगा जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया, क्योंकि जो नौकरी लगाया हुआ होगा तो ठीक ठाक लड़की से शादी हो जाती है। अब देखिए कानून का समान संरक्षण, इक्वलिटी, कानून का समान संरक्षण, ठीक है, यानी कि सजा तो दी जाएगी महिलाओं की भी, ऐसा नहीं कि वो अपराध करते कि सजा नहीं दी जाएगी, सजा तो दी जाएगी लेकिन थोड़ी सी कम सजा कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल तौर पर महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है कि 5 आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। 5 आधार पर, ठीक है, कौन से मैं भी लिखवा रहा हूं, 5 आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कौन कौन से 5 आधार? देखिए पहला अगर हम बात करें धर्म की, तो धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में, और नहीं होता है, ठीक है। धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं किया जा सकता, संविधान हमारा हमें कह करके गया है, ठीक है। चलिए धर्म के आधार पर हो गया। दूसरा अगर हम बात करें जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था, वो नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर? जाति के आधार पर कोई भेदभाव किसी से नहीं कर सकता। उसके बाद जन्म स्थान की अगर बात करें, जन्म स्थान, ठीक है। चौथा है वंश, जन्म स्थान, वंश, ठीक है। और उसके बाद एक चीज आ जाती है लिंग, लिंग। इन 5 आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे कि धर्म कि भाई तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, इस आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सरकारी काम जितने भी होते हैं किसी से उसका केवल नाम पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि तेरा धर्म क्या है, तुझे देंगे नहीं देंगे, ठीक है। उससे केवल नाम पूछा जाएगा, कहाँ रहता है उसका पता पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका काम कर दिया जाएगा। उसके बाद जाति के आधार पर कोई भेदभाव की, छोटी जाति है, बड़ी जाति, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, इस पर बहुत भेदभाव होता है और ये क्या होता है, कानूनन जुर्म होता है। ऐसा अगर करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको अच्छी सजा दी जाती है, या कोई भी इसके खिलाफ अगर जाकर के थाने में तहरीर देता है या जाकर के कोर्ट में केस करता है तो अच्छी सजा दी जाती है। इसलिए जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 हमें साफ साफ कहता है और ये फंडामेंटल राइट्स है। इसको लेकर के अगर किसी ने आपको मुकदमा कर भी दिया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से पहले कहीं छूटने वाले नहीं हो। उसके बाद जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर देखो जो यूपी बिहार वाले होते हैं हमारे साथ बहुत ज्यादा ये होता है। दिल्ली चले जाते हैं कि तुम यूपी बिहार के हो, ठीक है, बड़ी घृणा की नजर से देखते हैं कभी कभी, अब तो नहीं देखते, पहले ऐसा करते थे लोग, ठीक है, कि तुम यूपी बिहार से हो, यूपी बिहार से हो, बिहारी बोलते हैं, यूपी वाले बोलते हैं, और बड़ा इस तरीके से देखते कि जैसे कि हम बिल्कुल बेकार, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान हो गया। वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये क्यों किया गया था, ठीक है, ये क्यों किया गया था? अब देखो आपने एक नाम सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो सिंधिया वंश के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले सिंधिया वंश के। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इनके वंशज जो थे, जो सिंधिया वंशज थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगर अब हम उनसे ये थोड़ा ही ना कहने लग जाए कि आपके वंश वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आप यहां से भाग जाओ, तो वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। या दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी वंश वाले, उन लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। आप उनसे थोड़ा कहने लग जाए कि हमारे देश के नहीं हो, आप भागो यहां से, ठीक है। तो वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव हम नहीं कर सकते। ये इसलिए रखा था
क्योंकि भाई जो कुछ अंग्रेजों के लोग भी यहाँ पर रहे थे आकर के, अब लोग इस आधार पर उनसे भी भेदभाव करने लग जाते कि भाई आप हमारे देश के नहीं हो, भाग जाओ, आपने बहुत दिनों तक हमारे देश को परेशान किया है, बहुत दिनों तक हमारे देश को लूटा है, आप इस देश के नहीं हो। या दूसरों से कहने लग जाए कि आप इस देश में क्यों रह रहे हो, कि आपने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसमें बोला गया था कि उनको भले ही देर से, लेकिन उनको समझ तो आया कि देश हमारा है, तो इसलिए उनको देश में रहने का अधिकार है। ठीक है, तो वंश के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर कि कोई महिला, कोई पुरुष, कोई ट्रांसजेंडर, इस आधार पर भी किसी से कोई भेदभाव हमारे देश में नहीं किया जा सकता है। ये 5 आधार पर किसी से कोई भेदभाव हम इस देश में नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 हमसे कहता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए उसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी पदों में नौकरियों में समानता। सरकारी पदों व नौकरियों में समानता। यहीं पर एक बात आ जाती है आरक्षण वाली। नौकरियों में समानता, इसमें कहा गया कि सरकारी पद, सरकारी नौकरियां जितनी भी होंगी सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाता है, क्योंकि इसमें अपवाद जो माना जाता है आरक्षण को माना जाता है। लेकिन अपवाद क्यों है वो, ठीक है, आरक्षण को माना जाता है। अब देखो इसमें 2 बातें आ जाती हैं। जिनको मिल रहा है वो कहते हैं कि सही है, जिनको नहीं मिल रहा है वो कहते हैं कि गलत है। अब इसको लाना क्यों जरूरी था? अब देखो एक बंदा है इस तरह से, एक है यहां पर, एक है यहां पर, एक है यहां पर। अब इस पर कहा गया, अम्बेडकर साहब ने बोला कि भाई आप यहां हो, हम चाहते हैं कि आप और ऊपर उठो, हम आपको नहीं मना कर रहे, आप यहां हो, हम चाहते हैं आप और ऊपर उठाओ, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे रह गया है इसको उठाना हमारा काम है, वरना तो ये और ज्यादा नीचे दब जाएगा। ये दोनों मिलकर के इसको और ज्यादा दबा लेंगे। अगर इसको संरक्षण नहीं मिला, आरक्षण इसको नहीं मिला, तो ये दबा लिए जाएंगे। तो इनको आरक्षण मिलना जरूरी है, इसीलिए बोला गया था कि आरक्षण का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरियों के संबंध में, नौकरियों में समानता, यानी कि कोई भी नौकरियां अगर मिलेंगी तो सबको समानता दी जाएगी। उसके बाद है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, ये क्यों कहा गया? अंबेडकर साहब की कहानी आपने पढ़ी होगी, उनके हाथ के छुए हुए बर्तन में कोई पानी तक नहीं पीता था। यानी कि अगर वो कहीं जाते भी थे, यानी कि वो स्कूल में भी अगर पढ़ने जाते, उनको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाता, खिड़की से देख करके वो पढ़ते थे। इस तरह की छुआछूत की बातें वहां पर चलती थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस छुआछूत का भी अंत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो परेशानी हमने झेली हो दूसरों को भी झेलनी पड़े। ठीक है, अभी भी लोग ऐसा करते हैं। एक टीचर के मटके से किसी दलित बच्चे ने पानी पी लिया तो उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये क्यों करते हैं लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या वो इस देश के बच्चे नहीं है? क्या वो इस देश का नाम रोशन नहीं करेंगे बड़े होकर के? क्या वो इस देश में रहते नहीं है? क्या उनके पिताजी इस देश में कमाते नहीं है? क्या उनके पिताजी ने इस देश में जन्म नहीं लिया? क्या उन्होंने इस देश में जन्म नहीं लिया? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अब देखिए इसमें एक चीज और आ जाती है। कुछ बच्चे ऑफलाइन कहते हैं कि सर अगर इसका अंत है तो अंत कर दिया गया है तो सर लॉकडाउन में हमें एक दूसरे से मिलने से क्यों रोका गया? अगर ऐसा हो कि कोई बीमारी, इतनी घातक बीमारी कि आपको छूने से आपकी जान जा सकती है, तो उसमें तो देश को बचाना जरूरी है, ये तो करना जरूरी है। हाँ, अगर कोई घृणा करे जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के घृणा करे तो वो गलत है। लेकिन अगर हाँ उसके छूने से हमें बीमारी हो सकती है या उसको भी परेशानी हो सकती है हमारे छूने से, तो जरूरी थोड़ा ही नहीं कि उसको छुए हम, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 17। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए
आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, किसी को सर की उपाधि दी गई थी, किसी को किसी चीज की उपाधि, कोई सुल्तान की उपाधि ले रहा था, ठीक है, कोई मिल्लत आला की उपाधि ले रहा था, कोई उपाधि ले रहा था, पता नहीं क्या क्या उपाधियां ले रहे थे, इन सबका अंत कर दिया गया। और साथ में कह दिया गया है कि परमवीर चक्र, भारत रत्न, शौर्य चक्र, जो शौर्य चक्र, परमवीर चक्र ये होते हैं आर्मी वालों के लिए, लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न इनसे सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या कहा गया कि उपाधियों का अंत, लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण आदि की शुरुआत। उपाधियों का अंत, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण व पद्मश्री आदि की शुरुआत। आदि की शुरुआत। ठीक है, इन सब की शुरुआत की गई। और सेना में, सेना में शौर्य चक्र, परमवीर चक्र आदि की शुरुआत। अशोक चक्र भी, ठीक है ना, आदि की शुरुआत। ये सब की शुरुआत कर दी गई, लेकिन उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो लोग उपाधियां लेते थे उनको बोल दिया गया कि आप लोग उपाधि नहीं लोगे। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल होगा स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम अगला जो अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।